नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में लगी 12 प्रस्तावों पर मुहर, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित। ओपनल कर्मियों को भी सौगात, बढ़ी समान कार्य समान वेतन की कट ऑफ डेट। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत। 3 दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अंकिता हत्याकांड से जुड़े ऑडियो प्रकरण मामले में हुई थी कार्रवाई। पर्वतीय क्षेत्रों की 30 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का प्लान। गांव-गांव जाकर भ्रमण करेंगे नेता, सरकार की विफलताओं पर करेंगे जनता से बात। कट्टरपंथी नेटवर्क पर उत्तराखंड एसटीएफ का प्रहार। गदरपुर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से कनेक्शन की सामने आ रही बात। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को देहरादून स्थित सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां 12 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी। कौन से अहम प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं, एक बार ग्राफिक्स के जरिए इस पर नजर डालते हैं। धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को मिली मंजूरी। संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन में होगा संशोधन। उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की कट ऑफ डेट बढ़ी। 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई कट ऑफ डेट। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते बढ़ी बिटुमेन की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बनेगी व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर है 98% से ज्यादा। राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने संबंधी जो उनकी अधिसूचना संख्या 2024 थी, उसका फिर संशोधन हुआ 2023 में। उसमें कुछ संशोधन जो मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और भर्तियों के लिए ले आए थे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। कृषि विभाग सगंध एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात को दिया जाएगा बढ़ावा। सिलाकोई के सगंध केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा होगी विकसित। आबकारी विभाग होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में नहीं लगाएगा दोहरा। पर्यटन विभाग अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी। मद्रास की संस्था को दी जाएगी आयोजन की जिम्मेदारी। कार रैली में 50 अंतर्राष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना। गृह विभाग उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी। गृह विभाग कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी। चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए दी जाएगी सहायता राशि। सरकार 5% बीमा दर के तहत सहायता राशि कराएगी उपलब्ध। चारधाम यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले अश्ववंशी पशुओं का बीमा प्रीमियम 20% धनराशि राज्य सेक्टर के अंतर्गत वहन किए जाने के संबंध में पशुपालन विभाग का प्रस्ताव था। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों के स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए बीमा प्रीमियम की 20% धनराशि खुद वहन करने का निर्णय लिया है। 20 जबकि 80% राशि पशु स्वामियों द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत घोड़े खच्चरों को कवर किया जाएगा, जहां प्रति पशु 70,000 की कीमत पर 5% बीमा दर के अनुसार कुल 5 करोड़ 25 लाख के प्रीमियम में से राज्य सरकार अपने हिस्से से 1 करोड़ 5 लाख का वित्तीय भार वहन करेगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से बढ़ाया जाएगा दुग्ध उत्पादन। गौवंश आधारित पायलट परियोजना को दी गई मंजूरी। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन में मिलेगी एक बार राहत। कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में प्रमाण पत्र देरी से बनने पर मिलेगी राहत। राजकीय सेवा में आरक्षण दिए जाने संबंधी अधिसूचना संख्या 244 दिनांक 18/8/24 के प्रख्यापन तथा उससे संबंधित आदेश 139 दिनांक 24/11/2024 के जारी होने के मध्य उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अलग अलग भर्तियाँ विज्ञापित हुई थी। वो 3 भर्ती परीक्षाएं थी। कनिष्ठ सहायक एवं अन्य पदे भर्ती परीक्षा 2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष भर्ती परीक्षा 2024 एवं अपर निजी सचिव वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक एवं अन्य पदों की भर्ती परीक्षा 2024 में आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की जो संरीक्षा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको एक बार करने के लिए अनुमति किया गया। यानी कि जैसे जो इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी, कुछ लोगों के जो ये हैं हमारे आश्रित प्रमाण पत्र बाद में बने, तो एक बार के लिए उनको रिलैक्स किया गया कि बाद में बने, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कंसीडर करके उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। उस पर माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। किसाऊ बहु उद्देश्य बांध परियोजना के तहत उत्तराखंड को केंद्र से मिली राहत पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। बता दें कि दिल्ली में हुई बैठक परियोजना को लेकर एमओयू साइन हो चुका है। इस बैठक में सीएम धामी भी शामिल हुए। इसी को लेकर सीएम धामी ने बताया कि अब उत्तराखंड में सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। पानी के भंडारण और वितरण का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, तो वहीं 10% की धनराशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके साथ ही बिजली घटक के रूप में 15% की धनराशि भारत सरकार 50 साल के लोन पर देगी। 4 बड़े डैम, चाहे वो लखवाड़ बांध हो, जमरानी बांध हो या सौंग बांध हो, या अब जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के बीच में बनेगा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना किसाऊ डैम, उस परियोजना को भी एक तरह से पूरी तरह से आम सहमति बन गई है। उसके बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लंबे समय से ये योजना बन रही थी लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही थी। अब सभी राज्यों में सहमति बन गई है और उत्तराखंड राज्य को भी उसका बड़ा लाभ होगा, जहाँ हमको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलेगा और बिजली का बड़ा घटक भी हमको मिलने वाला है। और 90-10 के अनुपात में ये योजना बनाई जाएगी, यानी कि 90% जो धनराशि खर्च होगी वो केंद्र सरकार देगी और 10% धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। और जो विद्युत घटक में भी जो 1500 करोड़ की धनराशि हमारे हिस्से में आई है, उस धनराशि को भी शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा हमको अगले 50 सालों के लोन के रूप में बिना ब्याज के दिया जाएगा। 21 जून को होने वाली री नीट परीक्षा को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि नीट परीक्षा पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाए। हमने टिकट फ्री किया है। हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाएं। दिल्ली से देहरादून की दूरी कम होने के बाद अब दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। नमो भारत ट्रेन शुरू होने से दिल्ली से ऋषिकेश का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन से आपका सफर कितना होगा आसान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से ऋषिकेश का सफर। डबल इंजन की सरकार का दिख रहा असर। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। दिल्ली से ऋषिकेश का सफर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने नमो भारत ट्रेन को ऋषिकेश तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को अब आगे ऋषिकेश तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC के बीच सहमति बन गई है। मौजूदा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर को करीब 150 किलोमीटर तक आगे बढ़ाया जाएगा। नया विस्तार मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली और ऋषिकेश के बीच का सफर आसान हो जाएगा। फिलहाल अभी दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने में सड़क मार्ग से लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। खासकर वीकेंड, छुट्टियों और यात्रा सीजन में ट्रैफिक के कारण ये समय और बढ़ जाता है। नई नमो भारत ट्रेन के संचालन के बाद यही सफर केवल 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। ट्रेन की संभावित अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना का लाभ केवल रोजाना यात्रा करने वालों को ही नहीं, बल्कि चारधाम यात्रा, पर्यटक और व्यापारियों को भी होगा। बता दें कि इस कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सर्वे कराया जाएगा, जिसमें रूट, स्टेशन, लागत और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। वहीं एनसीईआरटी और उत्तर प्रदेश सरकार भी परियोजना के प्रारंभिक चरण में सहयोग कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रस्तावित रूट के अनुसार नमो भारत कॉरिडोर मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से आगे बढ़ेगा। इसके बाद ट्रेन मुजफ्फरनगर क्षेत्र से गुजरते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करेगी। उत्तराखंड में स्टेशन कुछ ऐसी जगहों पर हो सकते हैं, जैसे रुड़की, IIT रुड़की, हरिद्वार, हर की पौड़ी क्षेत्र, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला। इस विस्तार का लगभग 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में और करीब 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। इस रूट के बनने से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच कनेक्टिविटी पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से होटल, ट्रैवल, स्थानीय व्यापार और रियल एस्टेट के नए अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया सामने आई। इसी को देखते हुए अब इस सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क को उत्तराखंड तक विस्तार देने की योजना बनाई गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को सीजीएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े मामले में कोर्ट ने सुरेश राठौर को जमानत दे दी है। बता दें कि अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को देहरादून की डालनवाला पुलिस ने हरिद्वार के बोगावाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। वहीं अब मामले में सीजीएम कोर्ट ने सुरेश राठौर को 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत बंद पत्र और समान राशि के 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। एक तरफ कांग्रेस 2027 में सत्ता पाने के लिए कसरत करती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नई कार्यकारिणी में हो रही देरी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नए फरमान ने पार्टी नेताओं की नींद उड़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। 2027 के लिए कांग्रेस की जारी है कसरत। नई कार्यकारिणी अब भी पार्टी के लिए सिरदर्द। कुमारी शैलजा ने उड़ाई जिलाध्यक्षों की नींद। चुनाव लड़ने के लिए छोड़ना होगा पद। अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए 2027 चुनाव को जीतना किसी ख्वाब से कम नहीं। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कसरत करती दिख रही है और बड़े फैसले भी ले रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल की नई टीम का अब तक तैयार न होना पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुका है। नई कार्यकारिणी में देरी की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और बड़े नेताओं की पॉकेट लिस्ट रही है। पीसीसी ने पहले ही छोटी और असरदार टीम का खाका तैयार कर दिल्ली भेजा था, लेकिन राज्य के क्षत्रपों को ये छोटा आकार रास नहीं आया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 3-4 बड़े दिग्गजों ने अपने करीब 50-50 चहेते कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त सीधे हाईकमान को थमा दी। हर कोई अपने समर्थकों को इस टीम में सेट करने की जुगत में रहा, जिससे हाईकमान की बनाई छोटी टीम का पूरा गणित ही गड़बड़ा गया और फाइल फिर अटक गई। निश्चित तौर पे हर एक का ये नेता का ये होता है कि मेरे कार्यकर्ता ज़्यादा जो है संगठन में काम करें, और इसमें चलता रहता है। ये तो संगठन एक वो है, लेकिन जो सांगठनिक ढांचा है, जो हाईकमान के जो नियम कानून है, उन्हीं कानून के तहत जो है कार्यकारिणी बननी है और उसका जो है फाइनल डिजाइन तैयार हो गया है। किसी भी दिन जो है कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। वहीं पिछले दिनों देहरादून दौरे पर आई कुमारी शैलजा ने संकेत दिए कि जल्द ही नई टीम की घोषणा हो सकती है, लेकिन इसी के साथ प्रदेश प्रभारी ने एक ऐसा फरमान सुना दिया जिसने पार्टी नेताओं की नींद उड़ा दी।
कुमारी शैलजा ने दो टूक कह दिया कि कोई भी जिला अध्यक्ष विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। शैलजा ने साफ कह दिया कि यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो उसे तुरंत पद छोड़ना होगा। जिला या महानगर अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की अगर इच्छा है तो वो पहले संगठन में पद छोड़ दे। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का ये इच्छा है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो अपना मंतव्य स्पष्ट करे, और इसका आशय यही है कि एक व्यक्ति जिले का संगठन और खुद का चुनाव, क्योंकि आदमी जब एक दो बार विधायक रह जाता है तो फिर उस क्षेत्र में उसकी तो मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसका चेहरा कोई नहीं जान रहे हो, लेकिन नए लोगों के साथ ये बातें रहती हैं। तो इसलिए मैडम ने कहा कि अगर कोई ऐसा है किसी का मंतव्य तो वो जाहिर करे। बता दें कि ये कोई पहला फैसला नहीं है जिसने पार्टी नेताओं को झटका दिया हो। इससे पहले कुमारी शैलजा 2027 चुनाव में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले का ऐलान कर चुकी है, जिसने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भी बड़ा झटका दिया। वहीं 3 परीक्षा को पार करने के बाद ही उम्मीदवार को टिकट देने जैसा फैसला भी लिया गया। यानी कांग्रेस 2027 चुनाव में किसी भी तरह से कोई चूक नहीं करना चाहती है। पार्टी मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने का प्लान तैयार कर रही है, ताकि 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड की सत्ता में वापसी कर सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब से सीएम धामी ने गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है, तब से मुख्यमंत्री के इस औचक दौरे को लेकर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस पीसीसी सदस्य राजेंद्र पाल सिंह ने इसे बीजेपी की आपसी गुटबाजी का नतीजा बताया है। राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि गदरपुर की जनता को विकास से दूर रखा गया और अब मुख्यमंत्री सिर्फ नौटंकी करने आए थे। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने पलटवार किया है। गुंजन सुखीजा ने कहा कि इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहां पर रोजगार की आवश्यकता है, लोग बेरोजगारी से करा रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, चकनाचूर हो गया है सपने नौजवानों के। ये नौजवान कल का भविष्य है ना हिंदुस्तान का। किस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा था राहुल गांधी के उस प्रेजेंटेशन पे, या वो एक कॉकरोच पार्टी बन गई तो किस तरह से नौजवान उसके साथ लग गए। ये आक्रोश है, ये पनपता हुआ आक्रोश है। ये सत्ता के प्रति जवाबदेही न होने की वजह से जो एक माहौल सा बना हुआ है, इसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कांग्रेस अपने न्यूनतम स्कोर, यानी कि कहा जाए कि अब तक की सबसे कम सीटें, ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। तो कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके नेता देख रहे हैं। ना गदरपुर विधानसभा कभी कांग्रेस जीत पाएगी और ना ही कभी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक सीटों के साथ यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। गदरपुर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जिहादी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जांच में आरोपी के फोन में संदिग्ध चैट और ग्रुप मिले हैं। वहीं आरोपी की निशानदेही पर एक पिस्टल, 5 कारतूस और 2 AK-47 के कारतूस भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में पाकिस्तान से मलेशिया के जरिए संचालित एक हैंडलर और अंतरराज्यीय नेटवर्क से संभावित संबंधों के संकेत मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी संभावित नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है। दिनों पूर्व गोपनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं और खासकर इंडिया के बाहर पाकिस्तान हैंडलर्स के टच में है और उनके द्वारा गोपनीय ग्रुप्स बनाए गए। इसको देखते हुए एक साइबर पेट्रोलिंग की टीम का गठन किया गया था और साइबर पेट्रोलिंग की टीम द्वारा कुछ ऐसे सस्पिशियस जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उसको नोटिस किया गया। उसके आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा एक सस्पेक्ट सलाउद्दीन को पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ उपरांत जब उसके फ़ोन को चेक किया गया और डेटा चेक किया गया तो पाया गया कि वो विभिन्न जो है सिग्नल ग्रुप और खासकर टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में और खासकर ऐसे लोगों को गुमराह करके और एक बड़ी घटना की साजिश रचने के उसमें साक्ष्य पाए गए। साथ ही साथ वह विभिन्न ऐसे वीडियोज़ जो देश विरोधी थे, खासकर जैश ए मोहम्मद और
अलकायदा से रिलेटेड ऐसे वीडियोस को लोगों को शेयर कर रहा था। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि काफ़ी दिनों से वह ऐसा प्रयास कर रहा था। उसके द्वारा कुछ लोगों के माध्यम से जो है बाहर के हैंडलर्स के माध्यम से वो टच में था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले चंपावत के बनबसा में स्वच्छता और जल संरक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें जवानों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर जन भागीदारी की। और इस मौके पर जिला अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि स्वच्छता और जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है और मुख्यमंत्री के आदर्श चंपावत के विजन को साकार करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए नाले के निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि स्वीकृत योजना के तहत 106 मीटर लंबा नाला बनाया जाना था, लेकिन मौके पर केवल लगभग 75 मीटर नाला ही निर्मित किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। मनरेगा द्वारा पंचायत राज विभाग से भी काम कराया जा रहा है। 80 मीटर नाली का जो प्रस्तावित कार्य जो है वर्तमान में एक गतिमान में मनरेगा द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बताया कि गुणवत्ता में अगर कमी है तो उसमें हमारी ये की जाएगी। देहरादून के रामनगर डांडा क्षेत्र में कथित भूमि फर्जीवाड़े और कब्जे के मामले में नया मोड़ आ गया है। खुद को पीड़ित बताने वाले लक्ष्मण सिंह और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी गई थी। उन्होंने न्यायालय और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि 2013 में कथित रूप से अनियमित प्रक्रिया अपनाकर भूमि का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया गया। लक्ष्मण सिंह ने भूमि कटान कर अवैध रास्ता बनाने और अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को कथित रूप से संदिग्ध दस्तावेजों के जरिए खरीदने के प्रयास के आरोप लगाए गए। उन्होंने लक्ष्मण सिंह वाला बताया कि लक्ष्मण सिंह की जो ज़मीन है वो गलत तरीके से जो है इसको नंबर आवंटित ही नहीं हुआ। खसरा नंबर जो नए नंबर आवंटित हुए थे, फार्मिंग सोसाइटी की भूमि थी 1952 की, तो लक्ष्मण सिंह की भूमि वहाँ पे 1.25 बीघे के आसपास 1270 वर्ग मीटर के आसपास। तो उस ज़मीन पे भी जो है ये गलत तरीके से सेल आउट हुई, इसको इसने खरीदी है ज़मीन। जबकि ये जो है एससी की ज़मीन जो है अभी बताया मैंने कि एक फर्जी एससी बन के ज़मीन खरीदी गई है। और फिर जो है फर्स्ट डीड को ऐसे दिखाया गया कि एससी टू एससी ज़मीन गई है, लेकिन जब इनको अलर्ट हुए तो इन्होंने 12 साल बाद 2025 में, देखो खेल का पका है 2009 का, और 2025 में जाके ये चुपके से जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में एक तथीमा करवा देते हैं, म्यूटेशन, कि ये व्यक्ति अब अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है जांच का विषय है। और पूरी इसकी हमने कोर्ट में केस फाइल किए हैं, 2 केस चल रहे हैं, एक 33/39 और एक 338। और जो है कई बार मैं डीएम समीर मसल सर को भी और जो अभी हमारे डीएम चौहान जी सर हैं इनको भी दे चुका हूँ ये सारे मामले। और जो है इसमें जल्द से जल्द मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है सर। नैनीताल की भीमताल पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2.5 किलो से ज्यादा के चरस बरामद की है। भीमताल कोतवाल राजेश यादव ने टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए चरस तस्कर अख्तर हुसैन और विजय सिंह बेस्ट भीमताल और मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं और अब पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। भीमताल क्षेत्र में भारी मात्रा में चरस की बरामदगी की गई है। इन दोनों के संयुक्त चेकिंग में खुटानी क्षेत्र में, भीमताल थाना क्षेत्र में जब ये चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पे ऑल्टो कार और एक बोलेरो पिकअप जब उस जगह से गुजरी तो इनको रोका गया। इसमें से जो लोग सवार थे उनकी जब तलाशी ली गई है तो उनके पास से 2 किलो 683 ग्राम चरस बरामद हुई है। इन दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही अभियुक्त स्थानीय निवासी हैं, जिसमें से अख्तर हुसैन भीमताल क्षेत्र के रहने वाले हैं और विजय बिस्ट सूपी मुक्तेश्वर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ थाना भीमताल में एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करने के उपरांत इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने काशीपुर स्थित एलडी भट्ट
राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय चिकित्सा समिति की बैठक भी ली, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर मेडिकल कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। और इस दौरान सीडीओ दिवेश शासनी ने कहा कि जिला प्रशासन और शासन स्तर पर अस्पताल में कई विकास कार्य कराए जाएंगे ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। पिछली बार की सबसे पहले जो हमने निर्णय लिए गए थे, हमने उसकी प्रगति देखी है कि क्या क्या उस पर हमारे एक्शन टेकन था। एंड काफ़ी अच्छा रहा कि हमारे ऐसे रूम्स थे जिसमें हमारे प्रेग्नेंट महिलाएं रहती थी, उसमें हमारे द्वारा उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, इसलिए एसी लगाने के लिए वो था, वो ऑलरेडी लग चुके हैं। इसी तरह हमारे जो भी पेशेंट्स यहाँ रहेंगे, जो इन पेशेंट सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं, हमारा ये पूरा वो उद्देश्य है कि उन्हें एक प्रॉपर वातावरण मिल सके। तो अभी हमने और जितने भी हमारे ऐसे रूम्स हैं उनको एसी देने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्वीकृत कर दिया है। गदरपुर के सुंदरपुर गांव के सहेली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। ये महिलाएं नीम करोली बाबा, राधा कृष्ण और स्वामी परमानंद महाराज की कलाकृति वाले खूबसूरत लॉकेट बना रही हैं, जो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। महिलाओं के इस हुनर को उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी और ग्राम विकास अधिकारी अतिया परवेज ने भी सराहा है। यहाँ पे जो हमारे एक एसएचजी से लिंक्ड फैमिली है, वो ऑलरेडी 3D प्रिंटिंग के तहत कुछ आइटम्स बना रही थी। हमारे द्वारा कुछ इनको सुझाव दिए गए थे, कुछ पेंटिंग्स जो हमारी 3 और 4 लेयर्स की पेंटिंग्स है, जिसमें जो भी हमारे ऐसी डिमांड हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे वो किसी भी डीटी की हो, जिसकी मार्केट डिमांड हो, तो वो हम यहाँ देखना चाह रहे थे कि किस तरह से जनरेट होती है। और हमारे और भी इस तरह के 1-2 सेंटर्स हैं, टॉय ग्रोथ सेंटर सितारगंज में, तो हम चाहते हैं कि यहाँ वाला सेंटर भी बहुत अच्छा चले और हमारे और जो सेंटर्स हैं वो भी अच्छा चले, ताकि हमारी जो महिलाओं की आय है वो सस्टेनेबली आगे को बढ़ सके। माला बनाते हैं और राम मंदिर भी बनाते हैं, छोटे छोटे और डिजाइन करके वो बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। वो हनुमान जी की लॉकेट, तुलसी की लॉकेट, वो माला भी बनाते हैं। सीसीएल का हेल्प तो करते हैं, जैसे कि 1.5 लाख 3 लाख रुपए का हेल्प करते हैं 10 महिलाओं के लिए। आज सीधे दिया क्या होना चाहिए? 10 लाख का निर्देश दिया है, जो वो देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में लगी 12 प्रस्तावों पर मुहर, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित। तो अप्रैल कर्मियों को भी सौगात, बढ़ी समान कार्य समान वेतन की कट ऑफ डेट। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत। 3 दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अंकिता हत्याकांड से जुड़े ऑडियो प्रकरण मामले में हुई थी कार्रवाई। पर्वतीय क्षेत्रों की 30 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का प्लान, गांव-गांव जाकर भ्रमण करेंगे नेता, सरकार की विफलताओं पर करेंगे जनता से बात। कट्टरपंथी नेटवर्क पर उत्तराखंड एसटीएफ का प्रहार, गदरपुर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से कनेक्शन की सामने आ रही बात।